स्टूडेंट्स के एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी पशु परीक्षर की नेक्स्ट क्लास है, अगली क्लास है वो हैं। पिछली क्लास में हमने आपको 50 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम राजस्थान पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा के लिए आपको 50 क्वेश्चन लेकर आपके लिए और आए हैं। 50 क्वेश्चनों की यह क्लास होगी। आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए, राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आप वीडियो को ज़रूर देखें। जो भी आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप हमारे चैनल पे जाकर भी आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बिंदु से, हर टॉपिक से हमने एक एक क्वेश्चन निकाला है। अमीर हट आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अमीर हट नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अमीर हट नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? चंद्रशेखर ने। किसने की थी? चंद्रशेखर ने। आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में 1850 में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्ध शाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। केसरिया भी हुआ, जौहर भी हुआ। केसरिया और जौहर होता है वहाँ पर होता है शाखा, और अर्ध शाखा होता है जहाँ केसरिया तो हुआ जौहर नहीं हुआ, वहाँ होता है अर्ध शाखा। क्या होता है? अर्ध शाखा होता है। आंसर ए सही होगा। आंसर होगा वो आपका ए सही होगा। केसरिया तो हुआ था, जौहर नहीं हुआ था, अर्ध शाखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जैसलमेर के किस शासक ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह किया था? जैसलमेर के कौन से शासक ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह किया था? रावल हर राज ने। रावल हर राज ने किया था। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसलमेर का प्रथम शाखा किस शासक के आक्रमण से हुआ था? जैसलमेर का प्रथम शाखा किस शासक ने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जैसलमेर के प्रथम शाखे में। आंसर सी सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, अब्दुल फजल ने आईने अकबरी में किस शासक की राज्यसभा में हमेशा लगभग 500 विद्वान होने का उल्लेख किया? किस सभा में लगभग 500 विद्वान होने का उल्लेख किया? राजा भोज की। राजा भोज की। राजा भोज के शासक की राज्यसभा में हमेशा 500 विद्वान होने का उल्लेख किया था अब्दुल फजल ने आईने अकबरी में। आंसर होगा बी सही। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन किन स्थानों पर यादव वंश का शासन था? राजस्थान के किन किन स्थानों पर यादव वंश का जो शासन था, कौन कौन से स्थानों पर था भाई? करौली, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में यादव वंश थे। आंसर सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए आपको आंसर कुछ बिंदु हैं। इधर एक साइड तो सूची फर्स्ट में तो हमें दे रखे हैं गागरोन युद्ध, सहारनपुर युद्ध, सुमेल युद्ध, साहिबाबा का युद्ध दे रखे हैं। सन दे रखी है, कौन सा युद्ध कौन सी सन को हुआ था? गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर हुआ। सहारनपुर का युद्ध 1437 में हुआ। सुमेलगिरी का युद्ध 1544 में हुआ। और साहिबा का युद्ध 1541-42 में हुआ। आंसर होगा वो बी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको 1 या 2 का पता लग जाता है तो आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजस्थान की सामंत व्यवस्था को माना जा सकता है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजस्थान की सामंत व्यवस्था को माना जा सकता है। सामंत व्यवस्था को कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजा और सामंत के मध्य स्वामी सेवक का संबंध। आंसर ए सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन का, राजाओं और सामंतों के मध्य जो स्वामी और सेवक का जो संबंध होता है
वो कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। मध्यकालीन राजस्थान में निर्धारित कर व्यवस्था पट्टा रेखा से क्या तात्पर्य है? 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मध्यकालीन राजस्थान में निर्धारित कर व्यवस्था पट्टा रेखा से क्या तात्पर्य था? पट्टा रेखा राजा द्वारा प्रदत्त जागीर के पट्टे में उल्लेखित अनुमानित राजस्व आंसर ए सही होगा 58 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता? उत्तराधिकारी शुल्क है वो कौन सी रियासत में नहीं लिया जाता? जैसलमेर रियासत में नहीं लिया जाता। आंसर सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में रियासत और प्रधान के उपनाम के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान में मध्यकालीन और प्रशासनिक व्यवस्था में रियासत और प्रधान के उपनाम से संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? कोटा बूंदी, दीवान, जयपुर में मुसाबिस, बीकानेर में मुख्तियार, सभी। आंसर डी होगा, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश हितैषणी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कवि श्यामलदास ने वीर विनोद में 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का उल्लेख किया। देश हितैषणी सभा का उल्लेख विवाह से संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना था। आपको बतानी है कि दोनों कथन सही है या गलत है, या कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। कवि श्यामलदास ने वीर विनोद में 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में स्थापित हितैषणी सभा का उल्लेख किया। सही है। देश हितैषणी सभा का उद्देश्य विवाह संबंधित कठिनाइयों के समाधान करना था। यह भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही दे रखे हैं। कौन से ऑप्शन में? बी में। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्बाहेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिए अगर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया? निम्बाहेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया भी अंग्रेजों के विरुद्ध? फिरोज शाह ने। आंसर ए सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में आने वाली भर्तियाँ की जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलडीसी भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के लिए, रेट के लिए, पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को जरूर देखें। राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? पॉलिटिकल एजेंट बता रखे हैं और रियासतें दे रखी है। मौरी मॉनसन तो भरतपुर का है, सही है। मैक मॉनसन उदयपुर का, यह भी सही है। विलियम ईडन जयपुर का, यह भी सही है। जेडी हॉल सिरोही का नहीं है भाई, जेडी हॉल सिरोही का नहीं है, यानी आंसर को जो गलत है वो बी है। आंसर बी आएगा 63 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, नीमच से जान बचाकर अंग्रेज अधिकारी व उनके परिवारजनों को किस महाराजा ने अपने यहाँ शरण दी थी? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने शरण दी थी जगनिवास महलों में। आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको 1857 की क्रांति के शासक और रियासत दे रखे हैं, सुमेलित करना है। जयपुर जो 1857 का शासक था जयपुर रियासत का, वो राम सिंह द्वितीय था। अलवर रियासत का विनय सिंह था। उदयपुर का स्वरूप सिंह था। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह था। यानी आंसर होगा 1, 2, 3, 4
और 1 2 3 4 तो होता है डी के अंदर है, 1 2 3 4 तो डी में है, इसलिए आंसर होगा हमारा डी सही। कौन सा होगा? डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। बाल विकास की उक्त परिभाषा दी फॉरबेल ने। किसने दी थी? फॉरबेल ने दी थी। बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप ज़रूर देखें। आंसर होगा इसका डी सही। अगला क्वेश्चन है, माइंड ऑफ द चिल्ड नामक पुस्तक की रचना किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? पेरियर ने की थी। किसने की थी? पेरियर ने की थी माइंड ऑफ द चिल्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृद्धि की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि अभिवृद्धि की विशेषता कौन सी नहीं है। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है। अभिवृद्धि मात्रात्मक गुणात्मक होती है। ये विशेषता नहीं है अभिवृद्धि की। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को किसने जीवन का निर्माणकारी काल कहा है? सिगमंड फ्रायड ने। किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है। आंसर सी सही होगा 69 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप ज़रूर वीडियो को देखें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके क्वेश्चन बना रहे हैं, आप वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, जिससे आपको डेली हमारी क्लास मिलती रहे। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? मूल दुश्चिंता की अवस्था। आंसर डी सही होगा 70 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुँह खोलता है। नवजात शिशु के जब आपको गाल को छूते हो तो वह अपना मुँह खोलता है, सिर को घुमाता है। यह क्रिया को, इस क्रिया को कहते हैं रूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रूटिंग कहते हैं। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रंथि की अत्यधिक सक्रियता से बालक लंबा और कम सक्रियता से शारीरिक विकास कम हो पाता है? पीयूष ग्रंथि की से। किस ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक सक्रियता से बालक है वो लंबा और कम सक्रियता से शारीरिक विकास कम हो पाता है, पीयूष ग्रंथि की। अगला क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के अनुसार परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था का समय है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष है। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एविंगहर्स्ट ने नैतिक विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया। एविंगहर्स्ट ने नैतिक अवस्थाओं की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया, जिनमें से परंपराओं को धारण करने की अवस्था का समय है 7 से 12 वर्ष तक। 7 से 12 वर्ष तक। आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। आंसर ए सही होगा 75 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन टिम बर्नर्स-ली ने कब बनाया था, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरलिंक को प्रकाशित करने में उपयोगी होता है? 1999 में। आंसर डी सही होगा। हमने पिछली कक्षा में 50 क्वेश्चन करवाए थे, इसी पेपर के थे, वो आप ज़रूर देखें जाकर अगर आपने नहीं देखे हैं। आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। आप अपनी तैयारी को निरंतर रखें और हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चनों की आप जांच ज़रूर करें कि आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं 50 में से।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान सरकार व सरकारी कर्मचारियों के मध्य होता है? G2E के मध्य होता है। आंसर बी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण राजस्थान में ई मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 17 मार्च 2006 को हुआ था। संपूर्ण राजस्थान में मित्र योजना का जो प्रारंभ है वो 17 मार्च 2006 को हुआ था। आंसर सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ICT का लाभ है। ICT का लाभ क्या है वो आपको बताना है। शोध कार्यों में गति प्रदान करने में सहायक, आंकड़ों एवं सूचनाओं में वृद्धि संग्रहण में सहायक, इसके माध्यम से एक ही समय में एक ही सूचना कई व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है। यानी उपरोक्त सभी लाभ हैं ICT के। आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्धिक संपदा का अधिकार कितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है? 24 का। कितनी का? 24 का करता है। यानी आंसर सी सही होगा। आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं पूछा है आपसे तो बल नहीं है भाई। अदिश राशि बल सदिश राशि है। आंसर डी सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से त्रिविमीय गति का उदाहरण है। त्रिविमीय गति का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है त्रिविमीय गति का? त्रिविमीय गति का उदाहरण है उड़ते हुए पक्षी की गति। उड़ते हुए पक्षी की गति है वो त्रिविमीय गति का उदाहरण है। आंसर ए सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन की पहचान कीजिएगा। सत्य कथन की पहचान करने आपको। हेली धूमकेतु हर 76 वर्ष के बाद पुनः दृष्टिगोचर होता है। सही बात है भाई। बुध ग्रह का आवर्तकाल 88 भू दिवस होता है। बुध ग्रह का आवर्तकाल 88 भू दिवस होता है, यह भी सही है। यानी आपको आंसर सी मिलेगा। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, बल F और समय t के गुणनफल। बल F और समय t के गुणनफल को इनमें से कहा जाता है। F गुणा t क्या होता है? बल गुणा समय आवेग होता है। क्या होता है? आवेग होता है। आंसर सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक त्वरित नहीं होता रहेगा जब तक कि उस पर परिणामी बल शून्य हो जाए। कोई पिंड है वो तब तक त्वरित होता रहेगा जब तक परिणामी बल शून्य हो जाए। आंसर सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के मूल बलों के आधार पर बल कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के होते हैं। प्रकृति के मूल बलों के आधार पर बल कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आपको सत्य कथन बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। बल के कारण वस्तु में त्वरण और मंदन उत्पन्न होता है। सही बात है भाई। वस्तु में बल लगाएंगे तभी तो त्वरण मंदन उत्पन्न होगा। बल के कारण वस्तु की स्थिति आकृति में परिवर्तन होता है। जरूर होता है। बल के कारण ही तो वस्तु की स्थिति और आकृति में परिवर्तन होगा। किसी वस्तु पर बल एक दिशा में लगने पर जुड़ते हैं, ये भी सही है। यानी तीनों ही सही है। आंसर होगा वो इसका डी आंसर होगा। तीनों ही सही कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्न में से असंरक्षी बल है। निम्न में से असंरक्षी बल है श्यान बल। श्यान बल है वह असंरक्षी बल है। आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उदाहरण गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की व्याख्या करता है? हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल।
सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। चंद्रमा के और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, यह भी गुरुत्वाकर्षण बल, यानी सभी कथन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, उसका कथन को कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत या एक समान प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम होता है, न्यूटन का तृतीय नियम। आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न की वस्तु की स्थिति फोकस F1 पर हो, वस्तु की जो स्थिति है वो फोकस F1 पर, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा, यानी आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख है कमरे की तरह, बाइनोकुलर की तरह, लैपटॉप की तरह, मोबाइल की तरह, कमरे की तरह। आंसर ए सही होगा 93 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम विचलन कोण के संगत प्रिज्म पर आयतन कोणों की संख्या होती है, 2 होती है। आंसर बी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग किस घटना के कारण नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग किस घटना के कारण हमें नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आंसर सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, उसकी आवर्धन क्षमता का मान निकालना है। फोकस दूरी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, आवर्धन क्षमता निकालनी है। आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, यानी आंसर सी सही होगा। निम्न में से प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, सूर्य, चंद्रमा, तड़ित बिजली, पारद लैंप। आंसर होगा डी, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण के फोकस की ध्रुव से दूरी 10 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु के दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी 15 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी है वो ध्रुव से 10 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो उसकी जो फोकस दूरी होगी, दर्पण की जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो दर्पण से 15 सेंटीमीटर होगी। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्य कथन की पहचान करनी है आपको। न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया, हाइगेन्स ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। हाइगेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया, सही बात है। न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया, यह भी सही बात है, यानी दोनों कथन सही हैं। 1 और 2 सी आंसर होगा इसका। क्वांटम सिद्धांत व्याख्या करता है, क्वांटम सिद्धांत व्याख्या करता है प्रकाश, क्वांटम सिद्धांत व्याख्या करता है, क्वांटम सिद्धांत है वो व्याख्या करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, काप्टन प्रभाव, रमन प्रभाव, उपयुक्त सभी, यानी क्वांटम सिद्धांत है वो व्याख्या करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, काप्टन प्रभाव और रमन प्रभाव, यानी उपयुक्त सभी। आंसर आएगा डी 99 नंबर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। प्रकाश के परावर्तन के संबंध में हमें सत्य कथन बताना है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है।
आने वाली भर्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में सत्य कथन है। सत्य कथन बताना है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में सत्य कथन है। आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं, सही बात है। आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये भी सही बात है। परावर्तित किरण की आवृत्ति चाल अपरिवर्तित रहती है। परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल अपरिवर्तित रहती है, यह भी सही है। यानी आंसर डी आएगा। आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने आपको राजस्थान जीके और साइकोलॉजी के कुल 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हमने कुछ आपको साइंस के क्वेश्चन भी करवाए। आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए पशु परीक्षा, राजस्थान पुलिस, एलडीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएसक्यू है वो, ये 50 क्वेश्चनों की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर वीडियो को ज़रूर देखें। आने वाली भर्तियों परीक्षाओं में आपको इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई। आने वाली जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको पता लग जाए कि, और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको कोई भी वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।